हिंदी साहित्य की यादगार और श्रेष्ठ कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रतिष्ठित लेखिका राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी दलदल। जो कुछ भी जितना कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। ठीक यही शब्द थे जो आरती के मन में कौंधे थे, पर बोल न फूटा। अपने को ही अटपटी सी लगी थी ऐसी उबड़ खाबड़ जिंदगी पर फेंकी जाती ऐसी गीली सी बात। फिर भी जो कुछ भी वो कहती उसे अमर उसी रूप में लेता, इसकी कोई आशा नहीं थी। उल्टे कुढ़ता सोचता विष की बजाय गुड़ देकर मार रही है पत्नी। उठ खड़ी हुई, पर कमरे से बाहर चले जाने की इच्छा नहीं हुई। मन में अधूरी व्यक्त सी बात वही मेज के पास खड़े खड़े दराज का अंगड़ खंगड़ साफ करने लगी। चित्त नहीं लगा, वस्तु का वस्तुपन स्पर्श से परे बना रहा। शायद पीछे से चलता आया उद्रेक मन में कहीं सीज रहा था। कुछ और करने से पहले मन मुक्त तो हो। अब तक अमर ने अखबार मुंह के सामने रख लिया था, एक आड़, एक ओढ़न। इस ओढ़न को ही तो उसे चीरना है। शीशे के उस पार घुटते व्यक्ति से कहना है कि खुलकर सांस लो, ऐसा कुछ नहीं हो गया है डुबा देने वाला। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि ज़िंदगी अपनी इच्छा और अनुमान की सीध में ही चले। मैं कुछ कह रही थी, आरती ने कहा। हालांकि उसने अब तक कुछ भी कहा नहीं था। ऐसा उसने ध्यान खींचने की गर्ज से किया था। तुम बायोडाटा तैयार कर देते तो अच्छा था। वर्मा साहब से बात हुए भी 4-5 दिन हो चुके हैं। गरज अपनी है। अमर ने अखबार नीचे पटका। ऐसी कोई गरज अपनी नहीं है। मैं नहीं चाहता गरज की आड़ में तुम बॉस के आगे पीछे पल्लू लहराती रहो। समस्याएं सबके घर होती हैं। तुम जानते तो हो कि वर्मा साहब ऐसे नहीं हैं। कई बार बता नहीं चुकी मैं। वर्मा साहब कृपालु हैं, दयालु हैं, अपने स्टाफ के लिए संरक्षण का भाव रखते हैं। इस बात को वो इस समय दोहराना नहीं चाहती थी। उनकी साधुता को बखानने बैठती तो लेने के देने पड़ जाते। वर्मा साहब की नेक नियति को पक्षपाती लोलुपता के खाते में डाल दिया जाता। अमर नहीं समझता नज़ाकत उधर भी है। एक बार मौका देखकर पति की नौकरी के बारे में कह चुकी है। नियत काम से ज़्यादा काम करके खुश कर चुकी है। अच्छा असिस्टेंट सबको रास आता है। बोझ हल्का हो जाता है। समय पर आती है। जो ड्राफ्ट उन्हें बनाने चाहिए बनाती है। जो उन्हें सोचना चाहिए पहल करके सोचती है, सलाह देती है। अपने पद से ज़्यादा वो उनकी कुर्सी पर बैठी जिम्मेवारियों से चिंतित दिखती है। पर कहाँ तक रोज़ दर रोज़ बैल बने रहना। दफ्तर में निपुणता का सेहरा कमाना बड़ा महंगा है। घर बाहर की खींचतान में ऐसी कमाई से कोई लाभ लगाओ हो ऐसा भी नहीं। नौकरी करती है तो करती है। जब नौकरी के लिए अपने को तैयार किया था तब मन में था कि सेना वालों को पीस पोस्टिंग हमेशा नहीं मिलती, कि परिवार मिलकर साथ रहने लगे। कुछ करते रहना अच्छा है। वैसे भी सेना में पता नहीं कब, नहीं तो ये भी एक ढर्रा है, एक आदत, एक मौसम में बने होने की आसानी। उसे कौन से पदक लेने हैं वर्मा साहब से। आज वो हैं तो कल मिस्टर शर्मा या नियोगी या अग्रवाल आ जाएंगे। फिर एक नए किस्म की तैनाती, फिर नई योजनाएं, फिर खूब काम, फिर तुष्टीकरण, फिर विश्वास का प्रमाण पत्र। वेतन तो जितना मिलता है उतना ही मिलता रहेगा। वो नजाकत अमर जान सकता, पर जानना नहीं चाहता। अपने ही मन की दलदल में डूबता उतराता रहता है। यूँ दफ्तर में इन दिनों वो सच में वर्मा साहब के आसपास एक अदृष्ट छाया की तरह घूमती है। उसके पास अपेक्षा उम्मीद की यही छोटी सी जगह है। उनकी पीए है, कर्तव्य है, वो एक बात है, पर काम में वैसी प्रेरणा और पहल आजकल उसकी रहती है। वर्मा साहब का काम ओढ़ पाती है क्योंकि वर्मा साहब से उसे अतिरिक्त प्रतिदान मांगे जाने का भय नहीं है। कलुषित कुटिल संसार के हिसाब से जमीन का वो टुकड़ा उसे साफ सुथरा लगता है। निपुण, दक्ष, कर्तव्यपरायण होना वहाँ काफ़ी है। देखा जाए तो ये हर ऑफिस की शर्तें हैं। जो शर्त में शामिल नहीं है वो उनके साथ कभी कभी या अब अक्सर बैठकर दोपहर के बाद की चाय पीना। केतली से कप में चाय ढालते कल वो सचेत रहती है कि वर्मा साहब की चाय में भूल से चीनी न पड़ जाए। वो मधुमेह के रोगी हैं। इस निजी जानकारी के चलते उसने एक बार उन्हें जामुन की गुठली और मेथी दाने का चूर्ण पीस कर दिया था, जिसे वर्मा साहब ने अतिरिक्त कृतज्ञता से लिया। चूर्ण खाया
3-4 दिन तक अपनी उत्सुकता दबाते उसने 5वें दिन पूछा। हाँ खाया, भूल ना जाऊँ इसीलिए मैं उसे सुबह सुबह ही फाँक लेता हूँ। हम उसे आरती चूर्ण कहते हैं। और बना दूंगी सर। नहीं, वो बना लेंगी, जानती हैं तुम आखिर कितने काम करोगी। थैंक यू सो मच। आरती को लगता उसके सिर पर आकाश है, चाहे आकाश कभी सिर को नहीं छूता पर वो होता है हमेशा साबुत व्याप्त। अमर के जख्मी होने के हादसे के समय तो वो एसके मजूमदार के अधीन काम करती थी। एसके को देखकर लगता था वो पुराने राज के असली खैरख्वाह हैं। वही रौबदाब, वही शक्ति, वही मैनरिज्म, वही पदपरायणता के अनुसार ऊपर नीचे का व्यवहार। कोई सीमा लांघ नहीं सकता था। किसी को हंसना हो तो वो अपनी बराबरी वालों के साथ ही हंसे। एसके के बाद वर्मा साहब के साथ काम करना मानवीय ऊष्मा और गरिमा की सरहद में दाखिल होने जैसा था। कुछ तो अपने अवचेतन में रहा होगा, कुछ वर्मा साहब का संरक्षक स्वभाव की आरती उनसे कह बैठी। अमर के इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कि कैसे ब्रिगेडियर या जनरल की सीढ़ी तक पहुंचने की धुर बचपन से पाला गया उसका सपना खंडित हुआ था, वो भी कितनी जल्दी। सेकंड लेफ्टिनेंट से कैप्टन बने अभी साल भर ही तो नहीं हुआ था कि पेट्रोलिंग के दौरान घुटने से नीचे तक की टांग उड़ गई। टांग उड़ गई माने? पेट्रोलिंग के दौरान दुश्मन के बिछाए बारूद का शिकार बन गया। विस्फोट में दाएं पैर की पिंडली ही चली गई। 1.5 साल तक तो उपचार ही चलता रहा। जख्म ठीक हुए तो नकली टांग फिट कराई गई। वो सब तो अलग तरह की दिक्कतें हैं, पर सच बात तो ये है कि उसका तन जितना जख्मी था सो तो था, मन उससे भी ज़्यादा जख्मी बना रहा। तो क्या उन्हें रोज़ छोड़कर आती हो अकेला? नहीं, अम्मा है, ननद है, मेरा बेटा है। पहली बार आरती अपने घर के दरवाजे खोल रही है। शायद वो नहीं जानती कि सामने बैठे किसी को अपना दुख सुनाया जाता है तो आवाज़ के साथ आवेग भी लिपटता चला जाता है। पल भर में ही दबे दर्द की तपिश से उसका चेहरा थरथराने लगता है। वर्मा साहब अनुभवी हैं, बात का रुख मोड़ लेते हैं। पर ऐसे में तो ग्राउंड पोस्टिंग दे दी जाती है, सेना के दूसरे विभागों में नहीं। मिली तो थी पर उसने लेनी कहाँ चाहिए। आरती अब थोड़ी उत्तेजित हो गई थी। टीचिंग में, स्टाफ मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफ़र थी, पर आओ देखा ना ताओ रिटायरमेंट मांग लिया। एक ही रट कि सेना में रहना है तो नीचे की श्रेणी में नहीं रहूँगा। आखिर एनडीए से शुरू किया था। वर्मा साहब अब चौंके। तो क्या तब से अब तक खाली हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर ज़िंदगी ढर्रे से उतरती है तो बस उतरती चली जाती है। फिर आरती ने विस्तार से बताया किस तरह मुश्किल से वो अपने को ठोंक पीट कर तैयार हुआ था। काठी बांधी थी चित्त के घोड़े की। एक दोस्त के सुझाने पर पंचकुइया रोड से आगे शुरू होते साइकिल बाजार में साइकिलों के धंधे में सारा पैसा डाल दिया था। तब मन में एक लहर भी थी कि पेट्रोल दिनों दिन महंगा हो रहा है, यही एक सस्ती स्वाश्रयी सवारी है जो बचेगी। खूब मन लगाकर काम करना शुरू किया था, हालांकि कभी कभी बुरी तरह उखड़ जाता था। मैं समझ सकता हूँ, मुश्किल रहा होगा। मुश्किल काम करना नहीं था, मुश्किल था सेना के वर्दीपोश रौबदाब में से निकलकर सीधे बाजार के बीचों बीच बैठना। ऐसी जगह जहाँ जायज़ नाजायज़ कुछ है ही नहीं। हर समय वही भावतोल, सेकंड्स के माल की लिपापोती, गद्दियों के स्प्रिंग तक में हेरा फेरी। वो उखड़ जाता था। उसे सब कुछ यहाँ नंगा लगता था, सब कुछ खुलेआम, कॉन्शस के बिना। तो क्या छोड़ दिया? छोड़ नहीं दिया, छूट गया। पूंजी भी साथ ही डूब गई। एक रात आग क्या लगी कि सब कुछ फूंक गया। पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी ने शरारत की या कुछ और। वैसे ही इन दुकानों में रबर और प्लास्टिक का माल भरा रहता है, क्या बचता? हमें तो सुबह खबर मिली। जब तक पहुँचे गीली बुतैली सी दलदल फैली मिली। शायद ब्रिगेड देर से पहुँचा होगा, कुछ पता नहीं, जानकर भी क्या हो जाता। वर्मा साहब चुप के चुप रह गए। इस दमकते चेहरे के पीछे इतनी दाह, जिस पर ऐसे हालात और ऐसी दक्षता, ऐसी भरोसेमंद निपुणता। दुखी हुए कि इस स्त्री को पिछले साल इससे अच्छा सीआर क्यों नहीं दिया। अपने इतना बोल जाने पर उनकी चुप्पी से आरती एकदम असहज हो आई। पछताई भी, क्यों उसने अपनी अब तक की बंधी पोटली खोल दी। स्थितियों पर जब तक ढक्कन है सम्मान है, नहीं तो कोई भी आंगन में झांककर उघड़ापन देख ले, लज्जित करे। वेरी वेरी सैड। कुछ अंदाज़ा नहीं था। देखो कुछ करता हूँ। दी गई सांत्वना तो तिनका भर थी,
आरती को शहतीर भर लगी। विचलित हुई, पर जानती है विचलित होना चार दीवारी में वर्जित है। जस्ट अ मिनट सर, कहते हुए गोलमोल सी आज्ञा मांगकर बाहर निकल आई। शाम को घर जाने से पहले ही पेशी हुई थी। वर्मा साहब ने अमर का बायोडाटा लाने की ताकीद की थी। डिटेल्स सामने ना हो तो बात नहीं हो सकती। वैसे मैंने अग्रवाल से बात कर ली है। आरती मुंह बाय उनका मुंह देखने लगी। कौन अग्रवाल? सारा सर्विसेज का मैनेजिंग डायरेक्टर, अपना जिगरी दोस्त है। कहता तो है। घर जाकर खबर सुनाई तो माहौल में तुलसी तहराई। अमर ने इसे अफसर द्वारा फुसलाया जाना माना, साथ में ये चेतावनी कि तुम समझती क्या हो, ये मर्दों की दुनिया है, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नहाकर आई तो तैयार होते होते अमर को हौले हौले फिर से ठेलती भी गई। अमर कुछ भी कहे, आरती को ज़रूरी लग रहा है इस मौके को पकड़ना। इस मौके के बनने में जो कुछ भी है उसे केवल वही देख सकती है, वही जान सकती है। इस जानने को समझाना जताना नहीं हो सकता। यो भी समझाने बैठी नहीं कि कागज़ तैयार हो गए हो तो मैं लेती जाऊँ, 1-2 दिन बाद तुम जाकर मिल लेना। कहा ना मुझे जल्दी नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। कुछ और क्या? तुम जाओ ना, अभी घड़ी तो देखो। वो कुछ और क्या क्या है? आरती को इस सच में इस समय जानने का समय नहीं है। शाम को आएगी तो समझेगी। आकर जो समझा वो क्षुब्ध कर देने वाला था। भाई जी जो मेरठ में बिल्डर हैं, अमर ने कहा, मैं उन्हीं के साथ काम करने वाला हूँ। उन्हें बरसों का अनुभव है। अब तक आपस में दूरी थी तो क्या अपने मिटाने से ही मिटती है। अपना मारेगा तो क्या छाह में तो फेंकेगा। पर पर आरती बौखलाई। तुम इस बात का मतलब समझते हो कुछ? मेरी नौकरी यहाँ है, ऐसे में क्या छोड़ दूंगी या रोज़ अप डाउन करूँगी? जानते हो इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। परिवार टूटेगा सो अलग। ये कहाँ की अक्लमंदी है? अक्लमंदी वही तो नहीं जो तुम्हें सूझती हो। न सही, पर जो रास्ते खुले हों पहले आजमाया तो जाए उन्हें। जो कहना था कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं कहना। फिर वही आंख बचाती चुप्पी, व्यस्तता का उड़ा हुआ भाव, टूटे हुए पुल। आखिर क्यों? वो सामने वाले के लिए इतनी ज़मीन छोड़ती है तो उसे भी क्यों नहीं मिलनी चाहिए ज़मीन, सम्मान, बदले में ही सही। अमर सोने गया तो आरती ने एक तरह से घर खखोल डाला। ड्रॉअर में दृश्य जो देखा तो चकित ही हुई। रिटायरमेंट के कागज़ों के ऊपर बायोडाटा की एक साफ़ सुथरी प्रति रखी हुई थी। 3-4 छाया प्रतियां भी साथ ही नत्थी करके रखी हुई थीं। सब कागज़ तैयार ही थे तो उसे क्यों नहीं दिए? क्यों छल किया, छकाया? आहत हुई, व्यर्थ आहत हुई। उसके आहत होने का क्या भाव तौल? कब से यही ढर्रा चल रहा है। अब तक तो उसे इस व्यवहार की आदत हो जानी चाहिए थी। इतना संवार कर बनाए गए बायोडाटा को देखते उसे लगा कि अपने बारे में लिखते, बहुत सा लिखते, वो तनिक सा भी झिझका नहीं है। बचपन के शौक़ और जीती गई प्रतियोगिताएं, एकाधिक योग्यताएं, मिलिट्री अकादमी में मिले मेडल और ट्रॉफियां, क्या क्या कुछ कर सकता है, इसके ब्यौरे उसने जैसे कपड़े का अस्तर उलट कर रख दिया हो। ये भी एक दीक्षा होती है, अक्षरों को नहीं अपनी योग्यताओं को सजाना, आत्म छवि को उकेरना। खुश हुई। खासा प्रभावी लग रहा था बायोडाटा। बगले झांकने या अनुग्रह लेने जैसी कोई बात नहीं। यूँ तो हर किसी बात का कोई ना कोई निमित्त होता ही है। जब से घर का मोर्चा अस्त व्यस्त हुआ है, आरती ने होंठ सी लिए हैं। घर की बात घर छोड़ते समय घर की दहलीज पर ही छोड़ आती है। अम्मा जी रोटी पानी देख लेती हैं, अंशु की सार संभाल भी कर लेती हैं, पर केवल उतनी। घर के किसी कोने में एक कोई और उनके मातृत्व का भूखा बैठा है, उसे नहीं जान पाती। उनका बालक तो जैसे अब बड़ा हो चुका है, उसकी कसी ठसी काठी पर जैसे प्यार की बरसात। इतने बरसों से पति नहीं रहे तो उन्होंने अमर में एक पुरुष मूर्तिमान कर लिया होगा जो सबको झेलता है, झेलने को नहीं कहता। इतने आघातों को झेलता अमर इतना झेल रहा होगा, उससे अम्मा क्या सच में नहीं जानती? एक आध बार ध्यान दिलाने की कोशिश की तो उमक कर बोली, मैं तो वही करती हूँ जो वो चाहता है। जानती हो वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, कहता है यहीं खाना दे दो। ये तो अच्छा है, अंशु उस वक़्त तक सो जाता है, मैं वहीं ट्रे लगा कर दे देती हूँ, वहीं बैठा बैठा खा लेता है, टीवी देखता रहता है। कह नहीं सकी थी, ये तुमने क्या किया अम्मा, इस नोक भर सेवा से भुगता दिया, उसका मन न जाना। उस पर पुलकी पुलकी बखान भी कर रही हो।
कम से कम इतना तो करती कि उसके पास बैठती या बिठाती, उसका लदा फदा मन कुछ हल्का तो होता, उसका वक्त कटता। पर अम्मा तो इस किनारे को पता नहीं कब से और कैसे छोड़ आई हैं और अंशु के गू मूत में विभल हो गई हैं। वो ऑफिस से घर पहुंचती है तो अपनी दिन भर की धोती को बदलने की सुध लिए बिना अम्मा चप्पल में पैर घुसाने को तत्पर दिखती हैं। उन्हें मंदिर जाना होता है। मंदिर से घर और घर से मंदिर के बीच उनके जीवन का लेखा जोखा लिखा जाता है। सुमन अपने पेट की बिटिया है पर उससे भी नहीं उलझती। उसके अब तक के अनबिंधे कुंवारेपन को छेड़ते डरती हैं। सब डरते हैं। अमर से 2 साल छोटी है। बनाओ जो भी जैसा भी बना, सुमन का ब्याह टलता गया। पिता के घर में पैसों की पोटली लाती वो अब तक कुंवारी बैठी है। इतनी अक्खड़ और अलोच है कि घर में किसी को उससे छेड़ने का साहस नहीं होता। वैसे भी कमाऊ के 100 गुना माफ़ है। बायोडाटा पहुंच गया था अमर के बावजूद, पर आरती अमर की उपस्थिति का पर्याय तो नहीं बन सकती थी। अमर का वर्मा साहब से मिलने जाना जरूरी था, मैन टू मैन रिलेशनशिप। पर अमर उदासीन बना रहा। गई शाम वर्मा साहब ने इच्छा प्रकट की तो आरती को आड़ मिल गई। सुबह घर से गई तो ताकीद करती गई, देखो टालना नहीं, 12 बजे से पहले पहुंच जाना, कमरा नंबर 304 तीसरी मंजिल। पहले मुझे मेरे केबिन में ज़रूर देख लेना। जानती थी आज रामचंद्र किशनचंद की फाइल का निपटारा होना है ज़रूरी, क्या पता कहाँ अटकी हो। अब कमरे में हैं वे तीनों, एक रिवॉल्विंग कुर्सी पर, दूसरा एन सामने। रिवॉल्विंग की बगल की कुर्सी पर आरती बैठी है। आते ही वर्मा साहब का खिला हुआ अभिवादन, आइए मोस्ट वेलकम, आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। आरती बताती रहती है अक्सर आपके बारे में। बायोडाटा के कागज़ वर्मा साहब के हाथ में हैं। आपकी योग्यता में तो कोई कोर कसर नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कारपोरेट सेक्टर में तो ऐसा ही ऑलराउंडर आदमी चाहिए, परफेक्ट। उसका चेहरा दहक उठता है। सामने बैठे परफेक्शन कैसी, जिस चीज़ में हाथ डाला वही डूब गई देखते देखते। चांस की बात होता है कभी कभी, पर ऐसा भी तो होता है कि एक सही बटन दबाने से सारी मशीनें चलने लगती हैं। उन्होंने उधर देखा, अपनी बगल में गुलाबी साड़ी की प्रतिच्छाया में दहकते चेहरे को। क्यों आरती, और मुस्कुराए। वो भी मुस्कुराई जैसे समर्थन में। पता नहीं अमर ने क्या समझा, उसके कानों की लबें लाल हो गईं। ये आदान प्रदान उसे अर्थवान लगा, कुटिल, लदा हुआ। कोई तो बात होती है बीच में, ऐसे ही कोई किसी के लिए कुछ नहीं करने बैठता। पर मैं नहीं चाहता आप मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाएं। नहीं भाई, ऐसा क्यों करूँगा। अग्रवाल मेरा जिगरी दोस्त है, शिखर पर बैठा है, फिर आप कोई अनडिज़र्विंग कैंडिडेट तो है नहीं। मैं बीच में ना पड़ता तो भी हो ही जाता। चांस की बात है, पता कर लीजिएगा कुछ दिनों में। असल में दिमाग से उतर जाता है, वैसे उतरेगा नहीं, ये जो है हरदम आँखों के सामने। मदारी के डमरू की सी एड़ी बेड़ी शक्ल वाली कोई चीज़ अमर की छाती में घुमेड़ ले जाती है। उसका हाथ घंटी पर गया, चपरासी आया, आदेश हुआ। थोड़ी देर में चाय आई। ढकी ट्रे पर बोन चाइना के 3 गुलाबी कप। चाय की ट्रे आरती के हाथों में वैसी स्फुरण पैदा करती है जैसा घर में हुआ करता है। उसने केतली में चम्मच चलाया और 3 कप चाय ढाल कर दूध डालते डालते पति की ओर प्याला बढ़ाया। चीनी खुद डाल लेना। पहले उधर अमर ने शिष्टता जताई, नहीं वो नहीं लेंगे, फीकी पीते हैं हमेशा। और तुम? इन्हें डाइटिंग का शौक़ है। वो खुलकर हंसे, मीठे विनोद के भाव से उसे आंख भर ताकते हुए। चाय के प्याले मुंह तक पहुंच गए थे। कभी आप लोग घर आइए तो खाते रहो रहो, यहाँ तो बस खाली पीली चाय ही चाय है। आरती बताती रहती है आपको कैसी कैसी लजीज चीज़ों का शौक़ है। ये अनौपचारिकता उसे अखरी, चाय का साझा फीकापन भी, जैसे ये कोई घर हो शेयर्ड, और यहाँ वो एक आगत की तरह आया है। आगत नहीं, याचक। एक ऐसे काम के लिए जिसको लेकर उसको अपनी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। वो भी खुद आया क्या है, लाया गया है एक स्त्री द्वारा। अच्छा तो है कह दे, नहीं चाहिए कुछ, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अचानक ही लगा वो उसका चेहरा भांपने लगी है, एकटक सहमी सी, एक परिचित सा क्षोभ दोनों छोरों के बीच दौड़ता हुआ। अच्छा फिर, वर्मा साहब हाथ बढ़ाकर खुद खड़े हो गए। जो हो सकेगा ज़रूर करूँगा, टेक इट फ्रॉम मी। मिलाने के लिए हाथ बढ़ाना पटाक्षेप का संकेत था। अमर ने हाथ बढ़ाया, थैंक यू सो मच। मैं आई। जब आरती देख रही थी वर्मा साहब की ओर आंखें गड़ाकर, हाँ हाँ जाओ, सी हिम ऑफ।
नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चला जाऊंगा। ये पथरीली आवाज़ आरती की जानी हुई थी। वो वहीं रुकी रह सकती थी। रामचंद किशनचंद की फाइल का डिस्पोजल अभी बाकी था। लंच से पहले भेजना था, पर हल्के से दरवाजे के बाहर हो गई। गलियारे में आगे आगे चलने लगी, वो पीछे पीछे। आरती ने लिफ्ट की घंटी टीपी, लिफ्ट आई, वो चला गया। लौटी तो उखड़ी हुई थी, जैसे किसी अधूरे आवेग की कतरन मन में लटक रही हो। अब रामचंद किशनचंद की फाइल उसने हाथ में थाम रखी थी। वर्मा साहब ने इस बीच सिगार सुलगा लिया था, जैसे जल्दी में ना हो। गुड मैन, बहुत चिंता करती हो उनकी। आरती भीतर से छलकी, पर उसने रास्ता बंद रखा संवाद का। फाइल के वांछित पन्ने तक पहुंचने को प्रस्तुत हो रही है, इसे ही मुखमुद्रा पर लीप रखा। बट नेचुरल, मैं समझ सकता हूँ। चुप्पी देखी तो बोले, केस आज कमेंट के लिए डिस्पैच नहीं हुआ तो दिक्कत पड़ेगी, अगले हफ्ते हियरिंग है। लौट आई जहाँ कहीं भी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ कुछ समय पहले सामने रखी फाइल में निपटना ही जैसे एक अकेला काम हो। ऑफिस पहुंची तो टेबल पर संदेश था। क्लर्क ने कहा 2 बार बुलाया जा चुका है। जानती थी लेट है, पर लेट होने को पकड़ लिया जाए ऐसा उसने नहीं चाहा था। अम्मा आज बीमार थीं, सुमन आज रुक नहीं सकती थी, उसे कक्षा का गणित टेस्ट लेना था। सब कुछ आरती को ही निपटा कर आना था। देर हुई तो होती चली गई। गुड न्यूज़ तुम्हारे उनके लिए। आरती कमरे में घुसी तो वर्मा साहब ने इसी तरह उसकी अभ्यर्थना की, सीट से उठने की मुद्रा में फिर से बैठते हुए। बधाई। अच्छा तो ये होता कि तुम्हारे उन्हीं को बुलाकर बधाई दी जाती। आरती ने यह दृश्य पहली बार देखा था। चुप बैठे बादल इस आवेग से आकाश में तैरते हुए, चेहरा रौब दाब की झिल्ली से मुक्त। इस समय तो वो सहृदयता भी गायब थी जो उस कमरे में हवा की तरह उससे सदा पसरी हुई मिलती थी। विश्वास अविश्वास में डोलते हुए भौचक ही ज़्यादा हुई। सच, ऐसा कैसे, इतनी जल्दी? इतना भी उसे मुश्किल से कहते बना। जानती हो, अग्रवाल था, उसका फ़ोन आया था। कहता था वैसे तो अंदर के लोग इंतज़ार में हैं नेचुरली, बट यू सी वो मुझे इनकार नहीं कर सकता। मैं जानता था। और सुनो, जगह भी अच्छी दी है, ब्रांच का मैनेजर। थोड़े सालों में तो वर्मा साहब उसका चेहरा देखते हैं, शायद उस पर पसरती चहक की तलाश थी उन्हें, पर चेहरा था कि खिलते खिलते थरथरा गया। कृतज्ञता इस तरह लिखी जाती वर्मा साहब ने कभी नहीं देखी होगी। आंखें हंसने की कोशिश में रोने रोने को हो आईं। आई एम थैंकफुल सर, रियली रियली थैंकफुल। आई हैव नो वर्ड्स। रिलैक्स, वर्मा साहब ने मुंह फेर लिया। वात्सल्य सा जो भीतर उमड़ रहा था उसे दरगुजर करते। सर, वो हिचकी थी, क्या मैं फ़ोन करने जा सकती हूँ राइट नाउ? पहले अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता तो अच्छा ना रहता। फिर चेहरा बुझते देखा तो बोले, कह दो, कोई हर्ज नहीं। इफ़ इट हेल्प्स बिटवीन टू यू, यहीं से कर लो। वो पिंजरे से छूटे पक्षी की तरह फ़ोन पर झपटी थी। उसके हाथ उत्तेजना से काँप रहे थे। हेलो, जी हाँ, आरती बोल रही हूँ ऑफिस से। प्लीज़ मिसेस त्यागी, ज़रा ऊपर से इनको बुला देंगी, कुछ ज़रूरी काम है। जी मैं होल्ड कर रही हूँ, ज़रा जल्दी। चोंगे पर हाथ रखे प्रतीक्षा करने की उसने सफाई दी। देर नहीं लगेगी, ऊपर नीचे का घर है, जीना एक ही है। टेक इट इजी। उन्होंने जानबूझकर फाइल अपने सामने सरका ली। हाँ हाँ, सुनो, मैं आरती बोल रही हूँ। तुम आज मेरठ जाने की सोच रहे थे ना? देखो, नहीं जाना, यहीं कुछ हो जाएगा। मेरा मतलब है कि हो गया है, समझो। नहीं नहीं, हाँ मैं ऑफिस से बोल रही हूँ। नहीं, यहीं से सर के कमरे से। अभी उन्होंने बुलाया था, बताया। कोई बात नहीं, रिजर्वेशन स्लिप का क्या है, उसे फाड़ देना। अभी पैसे तो दिए नहीं है ना? आई एम श्योर, आई मीन इट। तुम समझने की कोशिश तो करो। रखती हूँ, मैंने कहा रखती हूँ, बाकी घर आकर। फ़ोन रख दिया गया था, पर चेहरा शायद किसी आवाज़ की मुट्ठी में भिजा रह गया था। चीखता, सघन होता। सब ठीक तो है ना? इज़ ही हैप्पी? मस्ट बी हैप्पी। जी हाँ सर, बहुत खुश। वो उठ खड़ी हुई थी, दरवाजे की ओर चल निकली थी। सॉरी, जब ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा। ठीक है, जाओ तुम। सारी उम्र का अनुभव वर्मा साहब के टेबल पर गुत्थम गुत्थ होकर बैठ गया था। दोपहर बाद आई थी, बुलाई गई थी, सो प्रकृतस्थ थी, पर सोच में, सोच ऐसी जो किसी दूसरे मोर्चे पर लड़ पड़ रही हो। आई एम अगेन थैंकफुल सर, उसने बैठते बैठते कहा। आज किस फर्म का केस है? वर्मा साहब ने निहायत व्यस्त आवाज़ में पूछा।
कुएं से निकालने की शायद यही एक रस्सी सुलभ लगी होगी उन्हें। घर पहुंची थी तो मेरठ जा चुका था दोपहर की बस से। चाबी पड़ोस में दे गया था। सुमन ने स्कूल से आकर घर खोला। वो कब गए? पता नहीं। रामू दूध दे गया है? पता नहीं। और अम्मा? पता नहीं। अंशु के बारे में उसने नहीं पूछा। सुमन को चाय बनाते देखा तो टोक दिया, मैं अभी नहीं पीऊँगी। क्यों, क्या पीकर आई हो? उसने पलट कर देखा, लगा सुमन कुटिल हो गई है। सब कुटिल हो गए उसके प्रति। पहले सोचा हर दिन नौकरी की बलाएं झेलती सुमन को समझा दे, तुम क्या नहीं समझती कि अभी नहाना है, खाना बनाना है, अंशु को सुलाना है। अभी सब कुछ चौपट हुआ सा लग रहा है। अभी कहाँ की चाय, चुस्ती और मस्ती। पर उसने कुछ भी नहीं कहा। चारों कोनों से श्लथ होकर बैठे घर को अपनी मुट्ठी में ले लेने का भरपूर उद्यम मांगा अपने से। अभी आप सुन रहे थे राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी दलदल। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।